नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी 2024 का चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसे लेकर आज एक बड़ी घोषणा हुई है। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर घोषणा कर दी है। अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, अमेठी, जहां से पिछली बार चुनाव हार गए थे और चुनावी राजनीति में जब राहुल गांधी ने कदम रखा था तो इसी अमेठी से उन्होंने पहला चुनाव जीता था। दूसरा चुनाव भी वो जीते, तीसरा चुनाव भी जीते और चौथे चुनाव में वो हार गए थे स्मृति ईरानी से। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के इस ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अमेठी को स्मृति ईरानी ने अपने लिए सुरक्षित सीट मान लिया था। लेकिन अब स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी के लोगों की नाराजगी खुलकर जाहिर हो रही है। तुलसी नहीं बबूल है, अमेठी की भूल है, ऐसे नारे आजकल स्मृति ईरानी के लिए लगाए जा रहे हैं। अब अजय राय की इस घोषणा से सियासत का गर्म होना लाजिमी है। आइए लेकिन सबसे पहले अजय राय को सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे थे आज दिन में अपनी जब घोषणा कर रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, उसके साथ साथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए अजय राय को। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। दिखाई देगा, उसका रिजल्ट दिखाई। अरे 24 में भी दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। तो एक उत्साह है और एक कॉन्फिडेंस है, दोनों है यहां पर अजय राय के अंदर, आप देख लीजिए। और वहीं अजय राय ने प्रियंका गांधी पर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी जहां से कहेंगी उनका पूरा समर्थन हम करेंगे। बीजेपी को हराने का बड़ा दावा करते हुए अजय राय ने कहा कि बनारस की धरती महादेव की धरती है और महादेव की धरती से ये बिगुल बजा है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो एक तरफ बीजेपी को हराने के दावे कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर ऐलान हो रहा है, और वहीं राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों को सरप्राइज दे दिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख में हैं, कल ही लद्दाख गए थे और आज भी वो लद्दाख में हैं। 2 दिनों की राहुल गांधी की यात्रा थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 25 तक वहां रुकने वाले हैं। राहुल कब क्या कर जाएं ये पता नहीं चलता है। राहुल की राजनीति और राहुल की रणनीति दोनों में काफी सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलते हैं। और गुरुवार को यानी कि कल राहुल लद्दाख पहुंचे थे और इन 2 दिनों में जो है राहुल गांधी वहां कई सारे प्लान के साथ में गए, लेकिन अब प्लान उन्होंने बदल दिया है। लद्दाख पहुंचने के बाद अब राहुल गांधी ने यह तय किया कि वो 25 अगस्त तक वहीं पर रहेंगे। इस दौरान बाइक की सवारी तो राहुल करेंगे ही, साथ ही फुटबॉल मैच भी देखेंगे, जिसका विजुअल आपको दिखा रहा हूं। ये फुटबॉल मैच देखते हुए राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। और 20 अगस्त को अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर राहुल पैंगोंग लेक के किनारे रहेंगे। और ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है दोस्तों, और भारत के लिए इसका राजनीतिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व भी है। चीन के सैनिक कई बार यहां भारत के सैनिकों से उलझ चुके हैं, खबरें आपको आती रही हैं। राहुल गांधी कारगिल जिले में भी कांग्रेस नेताओं और इस इलाके के युवाओं से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे। ये वही कारगिल है जहां एनडीए शासनकाल में पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना उसे हरा करके वापस सेना ने भेज दिया था। लद्दाख का दौरा राहुल गांधी ने क्यों बढ़ाया, यानी कि 2 दिन का दौरा जो है वो 7 दिन में तब्दील क्यों किया राहुल गांधी ने, ये आने वाला वक्त बताएगा। और लेह से कारगिल तक राहुल की मौजूदगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सियासत को कैसे प्रभावित करेगी, इस पर अभी हम चर्चा जरूर करेंगे। और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या जांच एजेंसियों को लेकर जो आरोप विपक्ष सरकार पर लगाता रहा है वो बेबुनियाद नहीं है।
क्या विपक्ष से डरती है बीजेपी? ऐसे बहुत सारी बातें हम यहाँ रख रहे हैं इसलिए क्योंकि चारा घोटाले से जुड़े हुए एक मामले में, कई सारे मामले में आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है, लेकिन जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू यादव की जमानत के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। लगभग 4 केसेस ऐसे थे लालू प्रसाद यादव के ऊपर और उन चारों केसेस में उनको ज़मानत है और उसके कारण वो बाहर हैं, जेल के बाहर हैं। और अब इन चारों के साथ साथ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया गया। लालू प्रसाद यादव मोदी सरकार के सबसे मुखर और बड़े आलोचकों में से एक हैं। इंडिया के गठन यानी इंडिया संगठन जो है उसके गठन में लालू प्रसाद की अहम भूमिका रही है और इन दिनों लालू यादव जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं वो वैसे ही हैं जैसे आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में उन्होंने रोकते हुए दिखाए थे। जब रथ यात्रा निकली थी आडवाणी साहब की, बिहार से वापस लौटाया था बैरंग लालू प्रसाद यादव ने, मुख्यमंत्री थे उस समय। लालू यादव तब भी बीजेपी की मंशा के सामने खड़े हो गए थे और अब भी वो मोदी सरकार को उसी तरह घेर रहे हैं। लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय ने 4 मामलों में जमानत दे दी थी और अब सभी आदेशों को सीबीआई ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इन पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा, लेकिन सीबीआई का ये कदम कहीं मोदी के डर की वजह से तो नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं। वैसे भी इस वक्त मोदी अपने डर को लेकर काफी घिरे रह रहे हैं। कल ही हमने देखा और यहीं पर चर्चा, इसी मंच पे हमने चर्चा की थी कि संघ के करीबी नितिन गडकरी को मोदी शायद उनसे घबरा रहे हैं, इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट में उनके मंत्रालय पर सवाल उठे हैं। इसी तरह एक और मामला सामने आया है जिसमें अनअकैडमी नाम की संस्था में पढ़ाने वाले शिक्षक करण सांगवान को इसीलिए नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने छात्रों से कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए। पता नहीं क्यों बीजेपी ने इस बात को मोदी की शिक्षा से जोड़ दिया और सांगवान को, करण सांगवान पर ट्रोल आर्मी हमलावर हो गए। आप याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले अभिनेत्री काजोल ने भी पढ़े लिखे नेताओं की अहमियत पर बात की थी तो उन्हें भी ऐसे ही ट्रोल किया गया था। खैर, पढ़ाई की बात हो, चीन का नाम लेने की बात हो, मणिपुर जाने की बात हो या फिर राहुल से मुकाबले की बात हो, मोदी जी का डर कई तरह से सामने आ रहा है और इस बीच जो सर्वे आ रहे हैं वो भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। अभी फिर एक सर्वे आया है जिसमें बिहार, राजस्थान, दिल्ली, एमपी यानी पूरे हिंदी बेल्ट में बीजेपी को पिछड़ता हुआ और इंडिया को आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। लेकिन और केवल यूपी में एनडीए के लिए अच्छी खबर है, सिर्फ यूपी में, मगर बाकी तमाम जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर एनडीए के लिए बुरी खबर है क्योंकि एनडीए वहां पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या अब बीजेपी के लिए या बीजेपी के ऐसे दिन आ गए हैं कि उसे अच्छी खबरों के लिए तरसना पड़े? क्या राहुल गांधी की सरप्राइज एलिमेंट वाली जो राजनीति है उससे बीजेपी भी चौंक रही है? सरप्राइज एलिमेंट की बात इसलिए कर रहा हूं कि कुछ दिनों पहले आपने देखा कि राहुल गांधी ने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे। उस वीडियो में एक सब्जी वाला है जो सब्जी बेचता है, नाम है रामेश्वर, और उसको उन्होंने पिछले दिनों अपने घर खाना पर बुलाया। खाना पर राहुल गांधी बुलाते हैं और आज उनका वीडियो भी उन्होंने जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी ने जो कुछ दिखाया है, 9 मिनट 10 मिनट का वीडियो है, वो तो आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा का पूरा एक छोटा सा जो राहुल गांधी ने उसको शेयर किया है वो आपको हम थोड़ी देर में दिखाते हैं। एक छोटा सा अंश जिसको राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है वो आपको दिखाएंगे कि कैसे राहुल गांधी सरप्राइज एलिमेंट की तरह राजनीति कर रहे हैं। राहुल को लेकर के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने जो ऐलान किया है उससे भी कितनी परेशान नजर आने वाली है बीजेपी, और सबसे बड़ी बात स्मृति ईरानी कितनी परेशान नजर आने वाली हैं, इन सब पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले उस वीडियो को दिखाना ज़रूरी समझता हूं जो रामेश्वर सब्जी वाले के साथ में राहुल गांधी लंच करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ज़रा। राहुल सर जैसे इंसान जो दर्द को पहचानते हैं, उन्होंने मेरी देखो पुकार सुनी। मेरा कितना सौभाग्य है कि सर मुझे बुला रहे हैं। मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा है एक बार सर से जरूर मिलूं। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा, मैं तो मेहनत तो कर रहे हो। सरकारी ऐसी है सर, किसी को जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है, जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। अपने हाथ से खाना लाना
आज इनका व्रत है। तो फल भी अलाउ नहीं है आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ। वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी संसार में। अब तो है। हाँ आप साल अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। भगवान ने आशा बना तो दी है। अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, मैं वो कमजोरी थोड़ी है, ईमानदारी है। ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो कहेंगे, वो कहते रहेंगे। आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। तो ये आप देख रहे थे सरप्राइज एलिमेंट वाली बात कि कैसे राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी कभी गिग वर्कर्स से मिल लेते हैं, जो जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉय हैं उनसे मिल लेते हैं। कभी राहुल गांधी जो हैं वो किसी और वर्कशॉप में चले जाते हैं, कभी वो स्कूटी पे बैठ जाते हैं, कभी वो बंगाली मार्केट में गोलगप्पे खाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो, और कभी वो धान की रोपाई करते हुए नजर आते हैं। तो राहुल गांधी अलग अलग ढंग से अलग अलग रूप में नजर आते हैं। और इन दिनों जब राहुल गांधी लद्दाख में हैं, 2 दिन के लिए गए थे, अब 25 तक वहाँ रुक रहे हैं जैसी खबर आ रही है। अगर रुक रहे हैं तो बहुत ऐसे सरप्राइज एलिमेंट को आप देखेंगे राहुल गांधी के जरिए। शायद हो सकता है कि मोटर बाइक की सवारी करते हुए देखेंगे, झील के किनारे उनको देखेंगे, बहुत सारी बातें। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने फिर से खड़े हो रहे हैं। और यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा। और डर जो है इधर मोदी सरकार का, उस डर में कितने एलिमेंट्स अलग अलग ढंग से हैं वो आपके सामने, उसका कुछ नमूना आपके सामने रख चुका हूं। चर्चा की चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं पहले से ही। स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मीनू जैन जी हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुछ न कुछ दिन भर की खबरों में आप देखिए, आप कहते हैं कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द आप प्रोग्राम करते रहते हो। राहुल गांधी खबर दे रहे हैं भाई साहब, क्या करें। आज राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने उनके अध्यक्ष ने ही खड़ा कर दिया, उत्तर प्रदेश के नए नवेले अध्यक्ष ने। तो खबर तो बनती है, तमाम चैनलों पे खबर चल रही है, वही हम भी चला लेते हैं, हम भी बात कर लेते हैं। और साथ साथ राहुल गांधी जब लद्दाख पहुंचते हैं तो लद्दाख 2 दिन के लिए जाते हैं। यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे पूछा जाता है कि आपके परदादा का नाम चेंज कर दिया गया है, उस पर आपको क्या कहना है, यानी जवाहरलाल नेहरू पे। तो साफ कहते हैं कि मेरे परदादा यानी नेहरू जी अपने नाम से नहीं बल्कि अपने कर्म से जाने जाते हैं। एंकर रिपोर्टर हक्का बक्का रह जाता है, आगे सवाल पूछ नहीं पाता है। राहुल गांधी आगे बढ़ जाते हैं। ये जो एलिमेंट है, ज़रा इसको समझाइए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आप, कि कैसे यहाँ राहुल गांधी की राजनीति और दूसरी तरफ सीबीआई, ईडी और ऐसे तमाम, अब तो विवेक देबरॉय भी आ गए हैं जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के जरिए तो एक तरफ डराने वाली राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ अपनी एक अलग राजनीति चल रही है। और इसमें एक डर उधर भी पैदा हो रहा है। वो ये है कि स्मृति ईरानी जी बिल्कुल मैदान में हम ही हैं कह रही थी, अब उनके सामने घोषित तौर पर राहुल गांधी आने वाले हैं नजर। और हो सकता है जैसा अजय राय कह रहे हैं कि अगर बनारस से प्रियंका गांधी लड़ना चाहें तो हम पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, उनको जिता के ले आएंगे। यानी कि मोदी जी के लिए भी, एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी, भाई बहन ने तो बिल्कुल परेशान कर रखा है, ये माना जाए। चुनाव भी बाकी है। देखिए राजीव जी, आपने कहा मैं मुस्कुरा क्यों रहा था। देखिए वास्तविकता में जो रामेश्वर अपनी पत्नी और बिटिया के साथ राहुल गांधी के पास गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आप देखिए किस प्रकार से रामेश्वर कह रहे हैं कि ये अपने हाथ से खाना परोस रहे हैं। देखिए मैं सच बताऊं, मैं ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकता जब राहुल गांधी को देखता हूं। मेरे अंदर भी अहंकार है, मेरे अंदर भी अहंकार है। एक व्यक्ति से जो असली भारत को रिप्रेजेंट करता है उसको गले लगाना, अपने हाथ से उसको खाना परोसना। उसकी पत्नी का जब पता चला, जब पति कह रहा है, रामेश्वर कह रहे हैं कि मेरी पत्नी आज व्रत में है, तो राहुल गांधी पूछते हैं क्या फल लेके आऊं। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए राहुल गांधी की, आप एक एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए।
रामेश्वर जी की बेटी को ऑब्जर्व कीजिए, उनकी पत्नी को देखकर लगता है भारतीय नारी कैसी होती है, बिल्कुल भारतीय नारी का परिदर्पण। और जब रामेश्वर कहते हैं कि मेरी तो जीने की इच्छा खत्म हो गई थी और गरीब जो है गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और अमीर जो है अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, तो वास्तविकता में जो भारत की भावना है वो परिदर्शित होती है। और उसके बाद राहुल गांधी जिस प्रकार से गले लगाते हैं और जिस प्रकार से अपने हाथ से खाना परोसते हैं, उससे पता चलता है कि कैसे एक भारतीय को एक हिंदुस्तान के व्यक्ति को किस प्रकार का आदर सत्कार मिलना चाहिए, जो एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। मुस्कुराया मैं इसलिए था, उसी के तुरंत बाद जब मैंने देखा कि लद्दाख के अंदर जब राहुल गांधी मुखातिब हो रहे हैं और एक छोटी सी बच्ची उनके बगल में बैठी है, आप देखिए कितने रिफ्लेक्स एक्शन है उस व्यक्ति के। उस बिटिया को जो अबोध बेटी है, जिसको कुछ नहीं पता वातावरण में कौन हो रहा है, राहुल गांधी कौन है, क्या है, कैसे हैं, वो राहुल गांधी उनको एंटरटेन करते हैं, उसके गाल पे हाथ फेरते हैं और उसको ये सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं। इसका मतलब ये है राहुल गांधी चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ का बिल्कुल किनारा हो, चाहे साउथ का किनारा हो, चाहे ईस्ट और वेस्ट का किनारा हो, भारत के हर कोने के भारतवासी को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं और हम भारत की आत्मा को मजबूत करेंगे। दूसरी बात, अजय राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बना के इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है राजीव जी, जो बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है। अजय राय जैसा एक मेधावी, एक कर्मठ व्यक्ति जो पूरी तरह से कमिटेड है और जो बिल्कुल ऊर्जावान है और जो आज की तारीख में चाहे वो बिहार हो चाहे ईस्टर्न यूपी हो, वो वोट बैंक जो कि बीजेपी से छिटक रहा है, तो अजय राय को सामने करके जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने का जो एक कार्यक्रम किया। और मैं जैसा समझता हूं राजीव जी, अगर राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी गोवा चले जाएंगी इलेक्शन लड़ने, अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। बनारस से अगर प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ेंगी तो मोदी जी बनारस से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बड़ौदा या सूरत चले जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, ईस्ट यूपी में, सेंट्रल यूपी में और वेस्ट यूपी में सोनिया जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को एक एक सीट पे इलेक्शन लड़ाएं, जिससे कम से कम 10-10 सीट का अंतर पड़ेगा और 30 सीटें कांग्रेस के पास आएंगी, जो 2009 में करीब 22-23 सीटें आई थी। तो ये जो व्यू रचना की गई है और जिस प्रकार से अजय राय से एक कर्मठ व्यक्ति को कमान सौंपी गई है और राहुल गांधी जिस प्रकार से हर चीज का प्रतिकार कर रहे हैं। जब उनसे कहा गया कि आप लद्दाख नहीं गए, उन्होंने कहा मेरी अभी यात्रा खत्म थोड़ी हुई है, मैं वहां जाऊंगा। और आप देखिएगा जब इनकी यात्रा पोरबंदर से शुरू होगी तो जिस प्रकार का एक प्यार का तूफान उठेगा, वो पूरे हिंदुस्तान को शीतलता देगा। और उसके बाद देखिए क्या समा बनेगा, ये लोग कहां इलेक्शन लड़ने जाएंगे, जो इंडिया को गलत गलत नाम से पुकारते हैं और इंडिया की शान में गुस्ताखी करते हैं। उनको पता चल जाएगा जनता जो है अब वो राहुल गांधी से जुड़ गई है, वो प्यार से जुड़ गई है, वो मोहब्बत से जुड़ गई है। और घृणा और तिरस्कार और ये जो विद्वेष की चीजें थी अब वो पास हो गई हैं। भारतवर्ष इसको सहन नहीं करेगा और देश की जनता भी राजीव जी इसको सहन नहीं करेगी। जी, देश की जनता सहन नहीं करेगी बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी जिस राजनीति को कर रहे हैं उस राजनीति की तरफ बहुत लोग अभी सोच भी नहीं पाए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी। अभी पिछले दिनों एक और वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में ये है कि दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर यानी रेलवे स्टेशन पर जो कुली हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी से वो उनकी मुलाकात हो, राहुल गांधी वहाँ आएँ या जैसे भी हो राहुल गांधी से वो मिलना चाहते हैं। तो ये अचानक राहुल गांधी के प्रति जो प्रेम है, चार्म है, वो कैसे बढ़ रहा है। रामेश्वर भी मिलना चाहते थे राहुल गांधी से। मीडिया की ताकत देखिए कि रामेश्वर को राहुल गांधी से मिलवा दिया मीडिया ने ही। ये ताकत उन मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए जो नफरत की खेती कर रहे हैं और उनको भी सोचना चाहिए जो किसी रूप में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो वीडियो है उसको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ, रामेश्वर वाले वीडियो को। उसके बाद आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी, आपके पास आऊँगा पहले और ज़रा आपसे समझूंगा कि उत्तर प्रदेश में अमेठी, बनारस
रायबरेली, इन सब का जिक्र कर रहे थे अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में अगर इन जगहों से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खड़े होते हैं और अमेठी से आज की तारीख में राहुल गांधी खड़े होते हैं, तो स्मृति ईरानी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये जरा आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को फिर से देखते हैं। राहुल सर जैसे इंसान जो दर्द को पहचानते हैं, उन्होंने मेरी देखो पुकार सुनी। मेरा कितना सौभाग्य है कि सर मुझे बुला रहे हैं। मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा है एक बार सर से जरूर मिलूं। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा, मैं तो मेहनत तो कर रहे हो। सरकारी ऐसी है सर, किसी को जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है, जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। अपने हाथ से खाना लाना है। आज इनका व्रत है। तो फल भी अलाउ नहीं आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ। वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी संसार में, अब तो है। हाँ आप शायद, अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। भगवान ने आशा बना तो दी है। अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, मैं वो कमजोरी थोड़ी है, ईमानदारी ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो कहेंगे, वो कहते रहेंगे। आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। तो सुन रहे थे आप, अभी देख रहे थे इस वीडियो को, अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। ये 9 मिनट का वीडियो है और उसका एक छोटा सा पार्ट आपके सामने रख रहा था। वीडियो जो है वो कई चैनलों पे है, हमारे यहाँ भी है, और कांग्रेस से कहा जा रहा है कि इसको विड्रॉ कर लीजिए। तो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस चाहती है कि उनके चैनल पे ही जाकर के लोग देखें, दूसरी जगह नहीं देखें। चलिए देखा जाएगा, ये भी कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकती है। शकील अख्तर जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन पहले आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास, और थोड़ा कांग्रेस की रणनीति की ही बात करते हैं। और उसमें भी ये बात करते हैं कि जो पहले आपके सामने आया था, पूछ भी रहा था मैं, कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों उत्तर प्रदेश से, एक बरेली से, रायबरेली से, एक अमेठी से और एक बनारस से लड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? धन्यवाद राजीव जी। अमेठी से तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का लड़ना लगभग तय है। और निजी तौर पर मैं कभी ये नहीं मानता था कि अमेठी में राहुल गांधी का कोई बहुत विरोध है। वो मेरी अपनी समझ है कि जो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी वहां हारे, वह कांग्रेस का एक तरह का चुनावी प्रबंधन की विफलता थी। कोई बहुत जनमानस में मैंने राहुल गांधी का बहुत विरोध देखा नहीं था। दूसरी चीज की उस दौरान भी और उसके पहले भी कई चुनाव मैंने अमेठी में राहुल गांधी को देखा है। राहुल गांधी लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, उनका पब्लिक कनेक्ट भी है, और वह अपने विरोधियों के प्रति भी बहुत ही आक्रामक तरीके से कभी मिलते हुए मतलब मैंने उनको देखा नहीं। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव में मतदान के दिन भी मैंने एक मतदान केंद्र पे देखा, जब पहुंचे वहां पर तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए उनके सामने, उनके मुंह पर, लेकिन राहुल गांधी ने कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और चले गए। तो एक बहुत ही शालीन नेता की छवि अमेठी में रही है उनकी। और 2019 का जो उनका पराजय है, मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ यह है कि वह कांग्रेस के चुनावी प्रबंधन की विफलता थी। वो उनका अलोकप्रिय होने का कारण नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि रायबरेली में सोनिया जी संभवतः इस बार चुनाव न लड़े अपने स्वास्थ्य के कारणों से। व्यक्तिगत रूप से मेरी राय यह है कि मेरी अपनी समझ है कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ने का कोई नहीं लड़ना चाहिए। वह अपने संसाधनों को आप बहुत सीमित कर देंगे एक संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि वो संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का या इस परिवार का कोई बहुत स्टेक कभी नहीं रहा, और उस तरह का उनके पास संगठनात्मक ताकत है। निश्चित रूप से अजय राय की एक ताकत है वहां। अजय राय उसी संसदीय क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र से एमएलए होते रहे हैं और वहां उनका असर है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी वहां चुनाव लड़ती हैं तो वह स्थिति नहीं है कि आप नामांकन भर के चले जाइए और फिर 2-4 बार एक प्रचार करके चले जाइएगा, वो हालत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी वहां बहुत अलोकप्रिय हैं या कोई बहुत एंटी वेव बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत पकड़ है, और वैसे भी वाराणसी संसदीय क्षेत्र वह बीजेपी का एक परंपरागत रूप से गढ़ माना जाता रहा है। वहां से कई नेता चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस समय जबकि कोई लहर वहर नहीं होती थी। बावजूद इसके तो एक और प्रियंका गांधी का उपयोग मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से देश के लगभग सभी क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे कि उन्होंने
विधानसभा चुनाव के दौरान जो असर छोड़ा हिमाचल में, जो उन्होंने असर छोड़ा कर्नाटक में, जो उन्होंने अपना अभियान चलाया हुआ है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से उनकी उपस्थिति है राजस्थान में, जो उनकी अपनी एक अपील है उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक इलाकों में, तो अगर वो बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो मुझे लगता है कि अपने एक नेता को एक क्षेत्र तक ही सीमित कर देना होगा। तो ये बहुत तार्किक निर्णय में नहीं मानता, लेकिन राजनीतिक लोगों की अपनी समझ है। यह जरूर है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ेंगे नहीं, और राहुल गांधी की और ये कांग्रेस नेतृत्व भी कोशिश करेगा कि जो इनका 3 संसदीय क्षेत्र है जो उनके परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, इन तीनों इन जगहों पे ही इनकी उपस्थिति से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अभी इस समय कोई इस तरह का संगठन नहीं है कि वह कोई बहुत मजबूती के साथ हर संसदीय क्षेत्र में कोई अपनी उपस्थिति दर्ज करावे। लेकिन एक जो राहुल गांधी के अपना व्यक्तित्व निकला है अभी उनके भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव की जीत के बाद, और भारत जोड़ो यात्रा के पूरा होने पर जो उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का दौरा किया, तो एक अपील उनकी बढ़ी है, लोगों में उनकी स्वीकृति बढ़ी है। और इस स्वीकृति का एक पैमाना मैं भी मानता हूं कि जो अभी हाल में उत्तर प्रदेश के नगर निकायों का चुनाव हुआ, उसमें 5 जिलों में कांग्रेस निकटतम प्रतिद्वंदी रही भारतीय जनता पार्टी का, और इसी तरह से लगभग 4-5 जिले ऐसे हैं जहां उसने तृतीय स्थान पे अपने आप को दर्ज किया, और अन्य जो राजनीतिक दल है जिनका बहुत अच्छा खासा संगठन है उनको पीछे किया। तो एक स्वीकृति निश्चित रूप से भारतीय कांग्रेस की बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन चुनाव में यह जरूर है कि इंडिया दल समूह के गठन के बाद ये जो चारों दल हैं, इनकी संयुक्त ताकत निश्चित रूप से लगभग प्रदेश के हर जिले में है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक अपने आप को अगर एक जिले में सीमित न करेंगे, प्रियंका गांधी जैसे लोग अमेठी बनारस में अपने आप को सीमित करेंगे, तो एक बहुत राजनीतिक अच्छा निर्णय नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की स्वीकृति बहुत व्यापक पैमाने में बढ़ी है, लोगों में लोकप्रिय बहुत हुए हैं। वो जो उनको पप्पू या अगंभीर नेता के रूप में प्रसारित करने का प्रयास गया था वो लगभग खारिज है। और अगर इनकी जो दूसरी यात्रा की बात की जा रही है, अगर वो दूसरी यात्रा भी पूरी होती है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में और ज्यादा उनकी अपील बढ़ेगी, और एक जो इंडिया दल समूह के साथ मिलकर के कांग्रेस और सभी दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनौती प्रस्तुत करेंगे, वह 2019 और 2014 का चुनाव बीजेपी के लिए रह नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मीनू जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझूं कि कैसे देखा जाए राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, और उसमें जितना वो पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे जो काम कर रहे हैं उसके जरिए, और दूसरा जो सामने जो सत्ता पक्ष है उसमें भी स्मृति ईरानी हमेशा हम देख रहे हैं कि वो लगातार हमलावर रही हैं। कुछ भी राहुल गांधी करते हैं, सबसे पहला इंसान अगर कोई बाहर निकल के आता है तो स्मृति ईरानी आती हैं। ऐसे में अजय राय का आज का बयान इस सियासत में जो अभी आने वाले समय में 8-10 महीने तक काफ़ी तेज होने वाली है ये राजनीति, उसमें कितना मायने रखता है आज अजय राय का ये बयान? जी देखिए, अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता बहुत पुराना है। ये ऐसा नहीं है कि आज ये सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी कहां से लड़े या कहां से ना लड़े, और हमेशा से ही जो राहुल गांधी परिवार से हर एक मेरे ख्याल आम चुनाव में गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य अमेठी को रिप्रेजेंट करता रहा है। ये पहली बार था कि राहुल गांधी चुनाव हारे, और देखिए बहुत एक अजीब किस्म की हवा जो 2019 में बह रही थी, उसी का परिणाम था कि राहुल गांधी को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अजय राय ने कहा है, देखिए वो अध्यक्ष बने हैं तो कुछ ना कुछ होता है कि ऐसी 2-4 वक्तव्य उनको देने होते हैं जो एक उत्साह का संचार पार्टी के अंदर करें। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से इस देश का विखंडन की एक आशंका जताई जा रही है, तो उसको देखते हुए राहुल गांधी को वायनाड से ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि दक्षिण और उत्तर का जो एक लड़ी है उसको जोड़े रखना, उसको जो एक आपस में संजोए रखने की इस वक्त बहुत गहरी आवश्यकता है, बहुत महती आवश्यकता है। देखिए
2026 में जो राज्यों का परिसीमन होगा उसमें लोकसभा की सीटों का जो परिसीमन होगा, जिसके मद्देनजर कहा जाता है कि इन्होंने सीटें बढ़ेंगी और उसकी वजह से नया संसद भवन बनाया गया है, तो उसमें साउथ इंडिया की सीटें कम करने का एक प्रोग्राम है जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि वहां पे ग्रोथ रेट जो है जनसंख्या का वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और नॉर्थ में जनसंख्या उसी इरादे से बढ़ती चली जा रही है। अब वहां साउथ में बहुत ज्यादा इस बात का असंतोष है कि भाई हम सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, इस देश की जो खजाने में हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और हमने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया है, तो उसकी हमें सजा दी जाएगी कि हमारी सीटें कम कर दी जाएं। तो वो इस बात पे मान नहीं रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा असंतोष का कारण इस चुनाव के तुरंत बाद उभरेगा। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी वायनाड से संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक करते होंगे, 2 साल हो जाएंगे उनको 2024 से 26 तक, तो वो एक देश की एकता को, देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। रही बात प्रियंका की, तो जैसे शुक्ला जी ने भी कहा, सुनील शुक्ला जी ने भी कहा, तो उसमें मैं उनकी बात से सहमत हूं कि प्रियंका गांधी को बनारस में अपनी शक्ति और संसाधनों को खर्च नहीं करना चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री है वो इस वक्त, और वहां पे भाजपा का पूरा लवाजमा लगा होगा। कांग्रेस के पास संसाधनों की भी कमी है और प्रियंका एक स्टार प्रचारक है उनकी, तो उसमें अगर सारी शक्ति अगर प्रियंका राहुल के मोदी जी के सामने खड़ी होती है, तो सारा जितना भी कांग्रेस का जितना भी नेता, संसाधन, जितनी भी एनर्जी है, सब कुछ वहां लग जाएगा। तो और जगह को कहां देखेंगे, क्या कौन देखेगा? तो क्योंकि ये 2024 की लड़ाई एक साधारण लड़ाई नहीं है, ये 2024 का जो संघर्ष है उसके लिए बहुत जबरदस्त ताकत का और संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके उसमें कुछ माकूल मन मुताबिक रिजल्ट ले पाएंगे। तो मैं तो ये मानती हूं, पता नहीं आप लोग मेरी बात से सहमत करेंगे, शायद कोई भी ना करे, लेकिन मैं ये मानती हूं कि ना राहुल ना प्रियंका, दोनों को ही चुनाव नहीं लड़ना चाहिए लोकसभा का। उनको पूरी ताकत कैंपेनिंग में झोंकनी चाहिए, क्योंकि एक जिस तरीके की एक्सेप्टेंस इन दोनों की इस वक्त पब्लिक के भीतर बन गई है, तो ये जितना एक्सटेंसिव दौरा करेंगे, जितनी एक्सटेंसिव रैलियां करेंगे, जितना पब्लिक से कनेक्ट जोड़ेंगे, तो उतना ही फायदा कांग्रेस को और INDIA को मिलेगा। अब इसमें अभी समय है, ये जो कनेक्ट जोड़ने की जो प्रक्रिया चालू होगी, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब ये अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से निश्चिंत हो कि वहां हमें जाके एक्स्ट्रा मेहनत या कुछ अपने एनर्जी को वहां नहीं लगाना है। तो मेरा तो ये मानना है। जी राजीव जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने स्टार प्रचारक को, बड़े नेता को वो जिता कर लाते हैं और वो बाकियों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि कई बार हमने देखा, आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है कि एक अगर सपोज राहुल गांधी लड़ रहे हैं किसी जगह से, तो जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि आसपास का जो एरिया होता है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए केरल, वायनाड से राहुल गांधी पिछला चुनाव लड़ के आए और न सिर्फ राहुल गांधी जीते, आप देखिए कितने लोगों को जिता करके ले आए। तो ये एक उदाहरण है, केरल उदाहरण है। और उस आंधी में 2019 तो आंधी थी सरकार के पक्ष में, मोदी सरकार के पक्ष में। खैर, तो आपके भी विचार हैं, मैं आपके विचार को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक विचार मैं भी रख रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं, प्रियंका गांधी लड़ती हैं चुनाव, तो एक उत्साहवर्धन होता है कि मैदान में हमारा जो टॉप लीडर हमारे हैं वो भी मैदान में हैं, हमको अकेले नहीं छोड़ा है, वो भी हैं। तो ये एक रणनीति के तहत। लेकिन इधर आना चाहता हूँ जरा मैं, शकील अख्तर जी आपके पास, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि जो रणनीति राहुल गांधी की चल रही है और जिस तरह की, वही बात वही है, और जिस तरह की रणनीति यहाँ बीजेपी की चल रही है, मोदी जी की चल रही है, अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि अगला 8 महीना जो है वो मोदी वर्सेस राहुल होने जा रहा है। इसमें कोई दो राय है क्या? शायद नहीं है। अब भले इंडिया गठबंधन है, उधर NDA गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन एक नेता सड़क पे दिखाई दे रहा है, नाम है राहुल गांधी। इसलिए भी
राहुल गांधी चुनाव लड़ें न लड़ें, लेकिन राहुल गांधी के इर्द गिर्द सियासत विपक्ष की रहने वाली है, जो अभी भी रह रही है। यहां से जरा समझना चाहता हूं आगे की सियासत जो देश की है वो किस दिशा में आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहां मोदी सरकार आज की तारीख में कहां दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे सर्वे ऐसे आ रहे हैं शकील अख्तर जी कि जिसमें बीजेपी कई हिंदी भाषी क्षेत्र में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश को, अभी जो नया ताज़ा तरीन सर्वे है उसमें उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो इनफैक्ट राजस्थान है, बिहार है, इन तमाम राज्यों में कैसे देखा जाए? देखिए, चुनाव तो लड़ना चाहिए राहुल गांधी को, और अपने आसपास के 2, 4, 5 लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि राहुल की राजनीति कामयाब हो। देश की जनता ये चाहती है कि राहुल आगे बढ़ें। आज जो वीडियो आप लोगों ने सबने देखा, इतना पावरफुल वीडियो है वो कि अगर उस पूरे वीडियो को देश की जनता तक पहुंचा दिया जाए, और जो काम आपका डीबी लाइव चैनल कर रहा था, पता नहीं हमें अब कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले तो कर रहा था, तो देश के लोगों को मालूम पड़ेगा कि राहुल कितने संवेदनशील आदमी हैं, उनके अंदर कितनी करुणा है, और वो परिवार कितना उनके साथ बैठ के बात करके कितना आत्मविश्वास से भर जाता है। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है दोनों। एक तो राहुल का अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा, जी बहुत बढ़िया घोषणा है ये। हाँ, भले अजय राय ने की है, लेकिन हाँ, घोषणा तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बढ़िया घोषणा है ये, क्योंकि अमेठी और रायबरेली ये एक प्रतीक हैं कांग्रेस की राजनीति के। वहाँ से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, वहाँ से संजय गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, राजीव गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। तो 2019 राहुल हारे हैं, और हमें यहाँ ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अपनी कांग्रेस की गलतियों से वो हारे हैं। 2014 के चुनाव में, अभी जो भी यूपी के लोग सुन रहे होंगे इसको, ख़ासतौर से अमेठी के लोग और कांग्रेस के लोग, उन्हें मालूम होगा कि 2014 के चुनाव में इसकी आहट मिलने लगी थी। लेकिन उस वक्त प्रियंका ने एक बड़ा डिसीजन लिया और राहुल की और अपनी जायस में एक संयुक्त रैली निकाली थी जी, और उसका प्रभाव ये हुआ कि राहुल जो है वो चुनाव जीत गए थे, कम मार्जिन से जीते थे। लेकिन वहाँ पे जिन लोगों के भरोसे उन्होंने कांग्रेस छोड़ रखी थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ रखी थी, उन लोगों ने कार्यकर्ताओं को बहुत नाराज़ किया, और आज देश भर में भी यही हालत है। राहुल चाहे जितना काम कर लें, प्रियंका चाहे जितना काम कर लें, खड़गे जी चाहे जितना काम कर लें, लेकिन अगर कार्यकर्ता घर बैठा हुआ है तो कांग्रेस का मैसेज कैसे पहुंचेगा? देखिए, जो टीवी चैनल हैं जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो तो राहुल का मैसेज पहुंचाने से रही, सब देख रहे हैं, उससे तो कोई उम्मीद करना बेकार है। लेकिन जो यूट्यूब चैनल पहुंचा रहे हैं उन्हें भी कुछ लोग नहीं पहुंचाने देते। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि राहुल के साथ के लोगों में राहुल का विरोधी कौन है, जिसे महाभारत में शल्य के नाम से जाना गया था। आप जानते हैं कि जो कर्ण का पूरा आत्मविश्वास हर बार हिलाता रहता था, और पूरे युद्ध के दौरान वो जो है अर्जुन की तारीफ करता रहा और शल्य को अर्जुन से छोटा बताता रहा, ऐसा तो एक शल्य था जिसने कर्ण को हरा दिया। यहाँ तो शल्य भरे पड़े हैं जी। लेकिन राहुल की ताकत है, ये राहुल की हिम्मत है कि राहुल विचलित नहीं होते हैं। आज का जो वीडियो है वो इतना पावरफुल है, आप देखिए कि उसमें जो छोटी लड़की है वो कितने पहले सकुचाई लगती है। सामान्य जिस तरह की लड़कियां होती हैं, गांव से आई हुई है, यहाँ शहर में भी एक छोटे से मोहल्ले में रह रही है, लेकिन उसमें भी हिम्मत आती है, वो बाद में हंसती मुस्कुराती दिखने लगती है। वीडियो के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो उस लड़की में कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा। और रामेश्वर की जो पत्नी है उनमें तो गजब का आत्मविश्वास है, वो बड़े आराम से बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं। और ख़ुद रामेश्वर तो अपने आप में एक करेक्टर है ही है, हिंदुस्तान का, गरीबी का लेकिन मजबूती का, जो ये कहता है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और अमीर, बिल्कुल, ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो इस वीडियो को हमारी अपनी पर्सनल राय ये है कि अगर दूसरे ये जो चैनल वाले हैं ये पैसा लेके भी दिखाने को तैयार हों
तो उन्हें पैसा दे के, जिसे क्या कहते हैं, स्पॉन्सर करना या जो भी कुछ होता है एड के तौर पे, ये पूरा का पूरा दिखाना चाहिए उन्हें, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि राहुल के पास आके गरीब आदमी, आम आदमी कितना सहज होता है और कितना विश्वास लेके लौटता है। देश को आज यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? हिंदुस्तान की जनता का आत्मविश्वास वापस आए, हिंदुस्तान की जनता ये सोचे कि वो अपनी गरीबी से, अपनी परेशानियों से लड़ सकती है, और उस लड़ाई में राहुल उनकी मदद कर रहे हैं। भाई दूसरे लोग भी करें, किसको एतराज़ है? हर पार्टी कर सकती है ऐसा, हर पार्टी करे तो देखिए देश में कितनी खुशहाली आती है, बिल्कुल, और गरीबों में कितना विश्वास आता है। तो ये आज का दिन कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, अगर कांग्रेस इसको समझे तो। और कांग्रेस अपने उसी धुन में रहती है, कांग्रेस चीज़ों को समझने से इनकार करती है, तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें अभी आसान होने नहीं जा रही हैं। जी जी, कांग्रेस के लोगों को भी समझना होगा, सिर्फ राहुल गांधी के काम करने से नहीं होगा, ये बात कह रहे हैं शकील अख्तर जी। ज़रा और भी आना चाहता हूँ, संजय जी आपके पास ज़रा आना चाहता हूँ, कैसे देखा जाए? एक बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर बात यहाँ कह रहे हैं शकील अख्तर जी, और इस बात को समझने की ज़रूरत है, खासकर उन कांग्रेसियों को जो सोचते हैं कि सत्ता मिल जाए तो सत्ता सुख भोग लेंगे, और सत्ता नहीं है तो इधर से उधर निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज भी कई ऐसे हैं जो राहुल गांधी के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, आज भी कई इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के लिए गड्ढे ही नहीं खोद रहे हैं, बल्कि अगर मौका मिले तो गड्ढे में धकेल भी देंगे। तो ये जो परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर हैं, इन परिस्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। एक नेता 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, पैर में घुटने में दर्द है, उसके बाद भी निकलता है, वो पार्टी के लिए निकलता है, अपने लिए नहीं निकलता, पार्टी के लिए निकलता है। बात आप कुछ भी कह लीजिए, राजनीति की बात कह लीजिए, ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा कुछ और है, ये सब कुछ कह लीजिए, लेकिन इसके पीछे की रणनीति जो थी वो यही थी कि किसी न किसी रूप से देश में जो एक वैकल्पिक राजनीति यहाँ पैदा की जाए, खड़ी की जाए, वो थी रणनीति। अगर हम आप सब पत्रकार हैं, हम लोगों को भी ये बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद भी इसको किसी भी ढंग से विश्लेषण कर लीजिए, एक पैरेलल राजनीति मजबूती के साथ खड़ी हुई, और इसके साथ साथ G23 जो ग्रुप बना हुआ था कांग्रेस के अंदर, वो ग्रुप भी ध्वस्त होता है इसी राजनीति के तहत। इसी राजनीति के तहत कांग्रेस को एक अध्यक्ष मिलते हैं, नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, शानदार अध्यक्ष मिलते हैं, ये सब भी होता है, और यहीं से परिवारवाद का जो आरोप लगता रहा कांग्रेस के ऊपर, वो भी ध्वस्त होता है। तो एक रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है, राहुल गांधी काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी काम कर रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की टीम वैसे काम कर रही है? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को भी जरा बहुत अंदर तक, और हम लोग तो कांग्रेस हो कि बीजेपी हो अंदर तक जानते हैं, समझते हैं, बातें कांग्रेस भी छुपाने की कोशिश कर ले या बीजेपी भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन बात यहाँ खरी खरी इसलिए ज़रूरी है करना क्योंकि हमारे तमाम साथी अभी भी इस वक्त 10,000 11,000 लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को लाइव, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि देश की राजनीति में चल क्या रहा है। हम सिर्फ ढोल पीटते रहें उससे काम नहीं चलेगा। मीनू जैन जी बिल्कुल सही कह रही थी कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मेहनत, अगर वो जाके प्रचार तंत्र में लग जाएं, प्रचार में लग जाएं, क्यों ऐसा कह रही हैं मीनू जी? इसलिए कह रही हैं क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं, अगर ये नहीं निकलेंगे तो कार्यकर्ता बैठे रह जाएंगे। वो तो बैठे हैं पिछले 15 साल से, 2009 में जीत के बाद से वो बैठ गए थे, इसलिए वो 2014 में सरकार नहीं आई, 2019 में नहीं आई, इसलिए तो वो 15 साल से बैठे हुए हैं, आज से नहीं, वो 14 से नहीं बैठे हैं, और जिनको जहां मौका मिला वो इधर दाएं बाएं निकल लिया। तो इसलिए संजय जी जरा आपसे समझना चाहता हूं कि जो रणनीति पे राहुल गांधी काम कर रहे हैं, उस रणनीति से अकेले एकला चलो के हिसाब से क्या राहुल जीत पाएंगे? एक गंभीर सवाल है ये। मुझे कोई डाउट नहीं लगता है। एक तो मुझे राहुल गांधी की कॉम्पिटेंसी पे कोई शक नहीं है, और दूसरा उसको नरेंद्र मोदी पहले प्रूव कर चुके हैं दोनों, तो इसलिए मुझे राहुल गांधी कर लेंगे इसमें कोई शक नहीं है। और उसका आधार मैं ये कहता हूं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ के गए तो बहुत आरोप लगा कि राहुल गांधी संभाल नहीं रहे, देख नहीं रहे। गुलाम नबी आजाद जब छोड़ के गए तब, जब सचिन पायलट विरोध में थे तब, और राहुल गांधी लगभग लापरवाह, मतलब एकदम निश्चिंत थे कि उनको जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं। और अगर अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी में तो वो कॉन्फिडेंस ही था ना कि जाओ जिसको छोड़ के जाना है।
बाद में समझ में आएगा। और बाद में उन लोगों को तो समझ में आ ही रहा है, हम लोग भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को उस समय परेशान होने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने आप को ही नहीं, अपने लोगों को भी जानते हैं। हम ये क्यों कहें कि हम उनके लोगों को ज्यादा जानते हैं, या क्यों समझे कि हम उनके लोगों को जानते? राहुल गांधी अगर अपने लोगों को नहीं जानते तो राहुल गांधी 10 साल शांत नहीं रहते और अब एक्टिव नहीं होते, ये मेरा मानना है। और अगर राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि उनको किससे क्या मिलेगा और उनको किससे क्या लेना है, ये उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और इसमें मुझे उनकी कॉम्पिटेंसी पे डाउट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पर झूठ सच बोलकर सरकार बना ले जाते हैं तो कांग्रेस का नेटवर्क तो बहुत ही बढ़िया है। अगर हमको ये लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काम नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो उसमें हिंदुत्व कहीं ना कहीं है। अगर लोगों को लग रहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद कुछ हिंदुत्व का भला हो जाए, शायद कुछ देश का भला हो जाए, तो लोगों ने अगर देखने के लिए छोड़ दिया, मैं 2014 की बात कर रहा हूं, 2019 तो पुलवामा था, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अगर छोड़ दिया था तो शायद इसका कारण यह भी हो सकता है। लेकिन 10 साल में यह स्थिति नहीं रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अब रिस्क ले, तो इसलिए अब कोई रिस्क लेगा नहीं। बाकी काम करने का अपना अपना तरीका हो सकता है, जो लगता है कि वो निकलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे वगैरह वगैरह। वो चुनाव जीतने के लिए क्या करना है वो मुझे लगता है कि वो अपने समय पर, समय आने पे करेंगे, और उनकी मजबूरी भी है कि वो करें। तो ये दोनों होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है। और राहुल गांधी अपने आप को, पार्टी को दोनों समझते हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी सीख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी को लगेगा कि उनको प्रचार करने की जरूरत है, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, तो वो करेंगे। और इसके लिए हम लोगों को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे अमेठी से वो हार सकते हैं, इसका अनुमान तो उनको 2019 में था ही ना, तभी तो वो वायनाड से लड़ने गए। तो अब उनको क्या करना है और क्या उनके लिए बेस्ट होगा, मुझे लगता है कि वही सबसे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अभी अजय राय जी ने जो कहा है वो तो थैंक्स गिविंग है, उनको अध्यक्ष बनाया गया है तो थैंक्स के लिए उन्होंने ये कहा है, और हो सकता है कि वो सही भी हो और उनका अपना अंदाजा भी हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको बहुत गंभीरता से मैं नहीं लेता। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका खुद चुनाव ना लड़े और सोनिया गांधी लड़े, जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा कि शायद नहीं लड़ेंगी स्वास्थ्य के कारणों से, तो राहुल और प्रियंका चुनाव ना लड़े और लोगों को जितवाएं, और ऐसे लोगों को, इतने लोगों को जितवा लाएं कि नरेंद्र मोदी की तरह आंख मूंद कर उनको समर्थन मिले, और वो लोग ये सोचें कि राहुल के बिना हम दोबारा जीत नहीं पाएंगे, तो इसी तरह समर्थन करते रहें, और तब राहुल गांधी वो सब कर सके जो उनको करना चाहिए था या नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए जरूरी है कि वो लोगों को जितवा कर लाएं, और वो तभी होगा जब भले कैंडिडेट खुद जीतने वाला हो। अगर राहुल गांधी उसकी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर 2 बार प्रचार कराएंगे तो क्रेडिट राहुल गांधी को मिलेगा, भले वो खुद जीत जाता। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कैंडिडेट को जितवा कर लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और वो सब कर रहे हैं। जैसे वो अभी वीडियो वाला मामला है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, सोशल मीडिया पे को मैनेज किया था, इंक्लूडिंग ट्रोल सेना। राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं बहुत बढ़िया से, और वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बढ़िया जा रहा है। और उससे परेशान लोग ये हैं, जो अभी किसी ने ट्वीट किया था, मैंने विरोधियों ने ही, कि वो माइक लगा हुआ है और इससे रामेश्वर से बात कर रहे हैं तो उससे माइक लगा के बात कर रहे हैं, और पे कमेंट लिखा था कि माइक लगा के कौन बात करता है। तो माइक लगा के बात कर रहा है तो वो छिपा के तो कर नहीं रहा था, माइक तो उनको लगाया गया था और बताकर लगाया गया होगा, तो इसलिए उसमें कुछ गलत नहीं है। और वो वीडियो बना रहे हैं ये तो बता के ही लगा होगा, वहां कैमरा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पब्लिक परेशान है वीडियो से, तो ये प्रचारित किया जा रहा है कि वो माइक लगा के बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। जाहिर है वो वही कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने पहले किया था, और उससे कई गुना बेहतर ढंग से कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे राहुल गांधी की कॉम्पिटेंसी पे या रणनीति पे कोई डाउट नहीं है, और मुझे लगता है कि वो ठीक जा रहे हैं। और अगर उनकी कुछ कमजोरियां हैं तो उसको वो अच्छी तरह से समझते हैं, और 10 साल में तो उन्होंने देख समझ लिया होगा, तो उसको वो हैंडल कर लेंगे। राजीव जी, राहुल गांधी की कॉम्पिटेंसी पे कोई डाउट नहीं कर रहा है। यहाँ डाउट जो है राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो कार्यकर्ता हैं उन पर कर रहा है।
वो उस पे डाउट है। राहुल गांधी उसको handle करने की के जो भी काम कर रहे हैं, पैदल वो चल के आए, उनके साथ कितने लोग लगातार चलते आए, उसकी गिनती जरा कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोग उनके साथ थे 4000 किलोमीटर पैदल चलने वालों में, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। तो समझ में आ जाएगा कि कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी और भीड़ कब कब छट गई, और जो भीड़ साथ में जो लोग उनके साथ थे वो कौन कौन लोग थे, इस पर बात संजय जी की आवाज बढ़ाइए जरा। उसमें एक पॉइंट सिर्फ कि मैंने ये पढ़ा देखा, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन ये था कि उसमें दिग्विजय सिंह उनके साथ चलने वालों में हैं जो शुरू से आखिर तक उनके साथ चले, और लेकिन दिग्विजय सिंह हार गए। तो ये भी देखना पड़ेगा, हारे किससे वो भी देख लीजिए, और हारे किससे वो भी देख लीजिए। तो इसलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी के साथ चलने का फायदा कितना हो रहा है। बात तो नहीं हो रही है, बात दिग्विजय सिंह भी पूरा नहीं चले थे, दिग्विजय सिंह भी बीच बीच में आ गए थे, वो भी नहीं चले, पूरा नहीं चले थे। खैर यहाँ बात तो उसकी नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ बिल्कुल दूसरी चल रही है। शायद संजय जी आप उस दिशा को शायद पकड़ नहीं पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और जो जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास, और आपसे भी ज़रा समझूं, जो रणनीति राहुल गांधी की है वो अब साफ साफ सामने है। राहुल गांधी एक अलग रणनीति पे चल रहे हैं, जिसमें प्रायोरिटी के साथ लोगों से मिलना है, ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ासकर जो वंचित समाज है, दबा हुआ जो तबका है, इससे मिलना उनकी प्राथमिकता है, ये साफ दिखाई दे रहा है। कोई अगर शोषित है, कोई अगर परेशान है, उससे मिलना है। आम जनता जो बेरोजगारी से परेशान है, आम जनता जो महंगाई से परेशान है, आम जनता जो कर्मठ है लेकिन रोजगार नहीं है, इन तमाम लोगों से मिलना, वो प्राथमिकताएं दिख रही हैं। और वो अभी एक विजुअल भी दिखा रहा था, थोड़ी जरा उसको ले आइए, जो अभी थोड़ी देर पहले का है। फुटबॉल मैच देखने गए हैं राहुल गांधी, ये नहीं, इससे पहले वहाँ लद्दाख में राहुल गांधी हैं, फुटबॉल मैच देखने गए हैं, और फुटबॉल मैच में वहाँ खिलाड़ियों से मिल रहे हैं राहुल गांधी। इसके बाद वाली जो तस्वीरें हैं दिखाइए, जहाँ खिलाड़ियों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, ये भी थोड़ी देर पहले आप ये देखिए, ये खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। ये लद्दाख में राहुल गांधी रुक करके कर क्या रहे हैं, अगर सोचें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कर क्या रहे हैं वो। इससे आप युवाओं से मिल रहे हैं, खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, और वो तो कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में लद्दाख नहीं गया तो लद्दाख में आ रहा हूँ। देखिए लद्दाख अभी रहने वाले हैं अगले 25 तारीख तक। तो ये जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी, आना चाहता हूँ सीधे दीपक जी आपके पास। जो राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, यहाँ से ही इनकी राजनीति को पकड़ना होगा, समझना होगा। लेकिन आपको लगता है क्या कि कांग्रेस के और भी नेता, देखिए दूसरा पक्ष है जो बीजेपी है, वो हमलावर होगी, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश करेगी, जो पिछले 20 साल से करती रही है। लेकिन कांग्रेस के भी नेता क्या इस राजनीति को पकड़ पा रहे हैं? अगर पकड़ पा रहे हैं तो कितने लोग हैं जो पकड़ पा रहे हैं? और उनकी संख्या, यहाँ काउंटिंग करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ ये है कि ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देता है क्या एक दो लोगों के अलावा? अभी दिग्विजय सिंह का नाम बता रहे थे संजय सिंह जी, बिल्कुल सही कह रहे थे। दिग्विजय सिंह अभी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, चुनाव छत्तीसगढ़ में भी है, चुनाव राजस्थान में भी, चुनाव तेलंगाना में भी है। और कई ऐसे मौके आए जहां निकल के जाना चाहिए। जाते हैं क्या? अगर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूछते हैं। ये सवाल एक एंकर होने के नाते में, ये सवाल मेरा काम है कि पक्ष विपक्ष हर तरफ के सवाल को आप सबके बीच रखूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं लोग कि राहुल गांधी के अलावा कौन निकल रहा है। और अगर नहीं निकल रहा है, या 2 4 5 इक्के दुक्के लोग निकल रहे हैं, तो उससे 2024 का गणित क्या सुधर जाएगा, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। दीपक जी। राजू जी, ऐसा होता है कि हर संगठन में एक न एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास सबसे ज्यादा चुंबकीय ताकत होती है, सबसे करिश्माई नेता होता है वो। आप शुरू से आ जाइए, आप चाहे गांधी के वक्त से शुरू कीजिए, और इवन आप भारतीय जनता पार्टी में भी चले जाइए या किसी और पार्टी में चले जाइए, यहां तक कि जिसके कोई सांसद न हो, जिसके कोई भी न हो, वहां पे एक नेता ऐसा होगा जो केंद्रीय शक्ति होगा, उसकी के इर्द गिर्द जो है सारे के सारे लोग रहेंगे। हाँ, आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन आप पिछले 10 सालों की कांग्रेस की स्थिति को देखिए
और आज की स्थिति को देखिए, उसमें बहुत चीजों का फर्क भी पड़ा है। राहुल गांधी एक समय आपको लगता था कि बहुत ही निर्लिप्त हो चुके हैं और लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हम सबको लगता था कि वो तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन हमें में से आज एक पैनलिस्ट ने देखिए ये कहा कि वो बहुत सही कर रहे थे वो। और आज पता चल रहा है कि उनका पहला भी जो काम था, और वो कह रहा था कि जिसको जाना है वो जाओ, जो रह सकता है, जो लड़ सकता है वो मेरे साथ रहे। तो हर चीज की समीक्षा आप तत्काल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का व्यवहार जो है वो बाद में पता चलता है, उसकी समीक्षा जो होती है वो बाद में होती है। लेकिन राहुल गांधी आज जो कर रहे हैं, देखिए इन्होंने बहुत सारे लोगों से मिले। मेरे ख्याल से पिछले सितंबर से अगर ये मतलब अभी राहुल गांधी के बारे में जब भी बात की जाए या वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए, तो उसका एक बड़ा प्रस्थान बिंदु जो है वो 7 सितंबर 2022 है। वहां से बहुत सारी चीजें बदलती हुई हमको दिखती हैं। वो सैकड़ों लोगों से मिले, सैकड़ों लोगों से हजारों तरह की बातें की होंगी, हजारों लोगों से लाखों तरह की चीजों को डिस्कस किया होगा। लेकिन देखिए उसका क्लाइमेक्स अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है, तो मुझे लगता है कि रामेश्वर के साथ खाना खाना क्लाइमेक्स है। वो इस तरीके से कि उस सामान्य व्यक्ति ने, जो व्यक्ति सब्जी की दुकान लगाता है, बहुत सामान्य व्यक्ति है, वो इस समय देश के एक शीर्ष राजनीतिज्ञ से पूरा का पूरा आज के जो आर्थिक मॉडल है उसका निचोड़ बता रहा है, जिसको हम बार बार लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। वो व्यक्ति आज ये समझ रहा है, और वो उसने पूरे के पूरे हमारे आज के आर्थिक मॉडल का एक लाइन में डिस्क्रिप्शन कर दिया है। वो है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये उसका दर्शन है। और देखिए राहुल गांधी जो सामने है इस समय, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा मोटिवेटर है वो। उसने क्या कहा, उसने एक वाक्य में समझाया कि निराशा की बात, आज की बात तो आत्महत्या की बात तो नहीं करोगे, निराश तो नहीं होगे। वो जो अभी तक कह रहे थे कि डरो मत, इसका संदेश वो रामेश्वर के माध्यम से वो सारे भारत को भी दे रहे हैं। ये वीडियो सब देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, दूसरे लोग दिखाएंगे, कांग्रेस के अपने इसमें जाएगा, बहुत जगह पे इसका होगा। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो बातें हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के लड़ने वाली जो बात है, देखिए कुछ समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में एक और बड़ा फर्क आया है। एक बड़ा फर्क ये आया है कि आज इंडिया भी साथ है, मतलब इंडिया गठबंधन। इस समय अगर राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगे, तो उन्हें सपोर्ट करने वाली 2 और पार्टियां हैं ना आपके पास, जिनके साथ आपका गठबंधन होने जा रहा है। तो क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें? दूसरी बात, अगर ये विचार आया है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको नहीं लड़ना चाहिए, अब एक कल्पना कीजिए, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है और इससे शायद हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वो पिछला चुनाव नहीं लड़ते या वायनाड से अपनी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना के रखते, तो आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या भारत उस स्थिति तक पहुंच सकता था? आप कल्पना कर लीजिए कि अगर सांसद नहीं रहते राहुल गांधी, तो अदानी का मुद्दा कौन उठाया रहता इस समय संसद के अंदर? कौन उस फोटो को दिखाया रहता? कौन निलंबित हुआ रहता? सब अपनी अपनी सीटें बचाते, और G23 जो है वो शायद 230 या 2300 होता। सारे के सारे उस समय कांग्रेस के खिलाफ, मतलब अपने नेतृत्व के खिलाफ होते। तो राहुल गांधी का संसद में रहना निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। दूसरी बात, एक और विचार उठा, मैं इसको केवल अब एक विचार के लिए आपके बीच रख रहा हूं। अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं वहां से, जैसा बहुत सारी बातें हो भी रही हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि केवल प्रियंका गांधी जो है वही मोदी के सामने फंसेंगी? ऐसा भी नहीं है, अब परिस्थितियां बदली हैं, अब मोदी भी अपने क्षेत्र में फंस के रह जाएंगे। आप इस बात को मान के चलिए, क्योंकि अब परिस्थितियां बदली हैं। प्रियंका अब केवल एक कांग्रेस की नेता नहीं है, उनके साथ 2-3 पार्टियों का और सपोर्ट रहेगा। तो आप अगर इसी को रिवर्स तरीके से हम विचार कर लें, तो ये कितनी बड़ी रणनीति होगी कि आप मोदी को उन्हीं के इलाके में फंसा के रख दें। मैं एक छोटे से चुनाव की आपको बात बता दूं। बंबई में जब मैं पत्रकारिता करता था, तो उत्तर पूर्व से प्रमोद महाजन चुनाव लड़ते थे, और एक बार जब मैंने सर्वे के बाद छापा कि प्रमोद महाजन अपनी सीट को लूज कर सकते हैं, तो मेरे ऊपर हंसे थे कि तुमको अभी पत्रकारिता करने में बहुत समय लगेगा। मैंने कहा क्यों? उस समय वो इंचार्ज थे, वो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे, और कहे जो प्रमोद महाजन पूरे देश में टिकट बांटते फिर रहा है, तुम कह रहे हो यार मैं अपने ही चुनाव क्षेत्र में हार रहा हूं। मैंने कहा भाई मेरा आकलन तो यही है। और राजीव जी वो चुनाव हार गए वाकई, क्योंकि उन्होंने सारा समय जो है ये सोच के बाहर लगाया कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक हूं, मैं जो बात आपको कह रहा हूं ये सब डॉक्यूमेंटेड है।
मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है कि प्रमोद महाजन जैसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में, जिसके दरवाजे के सामने उत्तर प्रदेश से आए लोग चुनाव की टिकट मांगने के लिए खड़े रहते थे, सारे देश से खड़े रहते थे, वो अपने क्षेत्र में हार गया। तो कौन सी बड़ी बात है कि मोदी अगर हार जाए तो ये भी एक रणनीति हो सकती है। मान लीजिए कि प्रियंका गांधी, मान लीजिए कि हार जाए, तो रणनीति हो सकती है कि उनको फंसा के रखा जाए, एक सीट लूज हो तो लूज हो, कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरी परिस्थितियां भी हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रख के ये सोचना होगा कि किस तरीके की रणनीति जो है कैसे कारगर हो सकती है। अब चाहे हम जो भी बात करें, असली बात यह है कि कांग्रेस इस समय जो उतरेगी, बढ़ी हुई शक्ति के साथ भी उतरेगी और बेहतर सूझबूझ के साथ उतरेगी, क्योंकि उसके पास पिछले 2 चुनाव की हार का भी परिणाम सामने है, उन सबको रेक्टिफाई करेगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, वो उसका उतार चल रहा है, उसका अभी जो है गिरावट दर्ज हो रही है उसके शक्ति में। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैं कोई यही सही होगा ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये केवल एक विचार के लिए आपके सामने रख रहा हूं कि क्यों नहीं हो सकता है कि मोदी को भी फंसाया जा सके। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा भी होता है। और स्वामी जी, कई जगह बड़े नेताओं को फंसाया ऐसे ही जाता है, और अगर बड़े नेता के सामने कोई दूसरा बड़ा नेता आ गया तो दोनों जो हैं आपस में, और खासकर मोदी जी आज की तारीख में आप याद कीजिए कि उतने कंफर्टेबल तो नहीं रहेंगे जितने कंफर्टेबल 2014 में थे या 2019 में थे। और वहाँ टक्कर देने के लिए दोनों बार अजय राय उनके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार जैसे कह रहे हैं वो कि प्रियंका गांधी अगर आ जाती हैं तो हम प्रियंका गांधी के लिए भी, यानी कि बनारस की बात कर रहे हैं। जरा ये भी हम बनारस की बात भी करें और इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि दूसरा पक्ष जो है, यानी कि जो सत्ता पक्ष, मोदी जी की रणनीति, कहा जाता है कि हम लोग जहां सोचना बंद करते हैं वहां मोदी और शाह वहां से शुरुआत करते हैं, चुनावी गणित बैठाते रहते हैं, वो हमेशा 24 घंटे चुनाव के बारे में ही सोचते हैं, कब क्या लेकर आ जाएं पता नहीं। जिस वक्त संसद भवन के उद्घाटन की बात हो रही थी, किसी ने सिंगोल का नाम नहीं सुना था, सिंगोल लेकर के चले आए। तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं और कई चीज़ें उनके पक्ष में चली जाती हैं। पुलवामा की घटना तक उनके पक्ष में चली गई। अब उस घटना को लेकर के जो सत्यपाल मलिक के दावे हैं वो अलग हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा होती रहती है। तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जो इधर का पक्ष है, यानी कि राहुल गांधी का पक्ष, विपक्ष, इंडिया, जो भी नाम कहिए, वो पक्ष कितनी मजबूती के साथ आज फाइट करता हुआ दिखाई देता है। अगर कहा जाए तो अकेला एक बंदा दिखाई देता है, नाम है राहुल गांधी। आपको उसके अलावा कोई दिखाई देता है क्या स्वामी जी? नहीं, देखिए राजीव जी, पहली बात, एक पक्ष ये रखा गया कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ती हैं तो उनकी सारी शक्ति बनारस में लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पहले कहा था, कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से इलेक्शन लड़ती हैं तो मोदी जी वहां से इलेक्शन न लड़के सूरत या बड़ौदा से इलेक्शन लड़ेंगे और स्मृति ईरानी अमेठी छोड़ के गोवा चली जाएंगी। ये मेरी रीडिंग है। आज की तारीख में न केवल वो मोदी जी और स्मृति ईरानी को बांध देंगे बल्कि भागने के लिए मजबूर करेंगे। देखिए, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्लेषण विवेचना नहीं करूंगा, मैं अपना विवेचना करूंगा, अपना विश्लेषण करूंगा। मेरे जैसा एक धुर कांग्रेस विरोधी, जिसकी केवल जीवन में एक तमन्ना पूरी नहीं हुई थी कि मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और महात्मा गांधी को नहीं देखा, आज मेरे जैसा आदमी जिसने जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया है, राहुल गांधी में भारत की आत्मा को देख रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने लाखों लोगों से 4000 किलोमीटर की यात्रा में लाखों लोगों से मिले हैं, लाखों लोगों को गले लगाया है। एक एक आदमी अब कांग्रेसी न होकर भी फुट सोल्जर है राहुल गांधी का। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आज फुट सोल्जर हूं राहुल गांधी का। और राहुल गांधी का फुट सोल्जर इसलिए हूं कि मुझे लगता है कि मेरी भारत माता सुरक्षित है और उसे राहुल गांधी जैसे नेता की आवश्यकता है। अगर राहुल गांधी जैसा प्यार देने वाला आदमी नहीं हुआ तो ये देश टूट जाएगा। और इस तरह के लाखों करोड़ों लोग हैं राजीव जी, और ये कांग्रेसी हो या ना हो, कांग्रेसी लोग जितना भी प्रपंच कर लें और कांग्रेसी कार्यकर्ता जितना भी राहुल गांधी का रास्ता काटें, लेकिन जो लाखों लोगों से साउथ से लेकर नॉर्थ तक वो मिले हैं
और अब वो लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक मिलेंगे और लाखों करोड़ों लोगों से मिलेंगे और उत्तर प्रदेश और यहाँ के लोगों से मिलेंगे। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब ये फुट सोल्जर्स वो हैं जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जिनका कमिटमेंट राष्ट्रभक्ति से है, देशभक्ति से है और देश के लिए आवश्यक है कि राहुल गांधी के हाथों को मजबूत किया जाए। मैं कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को इस समय देश में केवल एक आशा का स्रोत दिखाई पड़ रहा है, वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर देखिए दूसरा जो मॉडल स्थापित किया है कांग्रेस ने, जिसपे उसका हमेशा विरोध हुआ है कि सारी कांग्रेस को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी चलाते हैं। अगर कर्नाटका को डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया लड़ते हैं, मध्य प्रदेश को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लड़ते हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर बनारस और अमेठी से लड़ गए और वेस्टर्न यूपी से एक सीट लड़ गए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट नहीं मिलेगी, जिसपे सारा का सारा होप जो है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में लगी है। ये अगर 3 सीटें लड़ेंगे तो सारा का सारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा और अजय राय के माध्यम से जो इनका 25% का वोट बैंक केवल बचा हुआ है, जिसके आधार पे मैं कहता था कि बीजेपी को 28-30% वोट मिलेगा, वो भी आधा टूट जाएगा और बीजेपी का वोट बैंक केवल 15% रह जाएगा, क्योंकि अजय राय उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं आज की तारीख में, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, वो वोट तो पहले ही इंडिया के साथ आ गया है। जो बचा खुचा वोट है वो भी आधा इंडिया के साथ आ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को चुनौती देनी चाहिए, प्रियंका गांधी को सीधे सीधे चुनौती देनी चाहिए। अगर मोदी जी बनारस छोड़ के भाग जाएंगे, वो भी एक मैसेजिंग करेगा और लड़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रियंका गांधी कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगी और मोदी जी को दूसरी सीट बड़ौदा ढूंढनी पड़ेगी। मोदी जी को गुजरात में कहीं सीट ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। तो खैर ये आने वाला वक्त बताएगा, अभी समय है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो दोनों पक्षों की रणनीतियों पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज इसलिए इसकी बात आई क्योंकि नए नवेले अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उन्होंने घोषित तौर पर, भले वो शुरुआती दौर में उनसे कहा गया, उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन उन्होंने घोषित तौर पे ये कहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो पूरा हमारा साथ रहेगा और मोदी जी को हम हरा कर भेजेंगे। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अगर लड़ते हैं तो क्या असर पड़ेगा खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती रही है। लेकिन क्या 2024 में भी वही हालत होगी जो हालत 2019 में कांग्रेस के साथ थी, या अभी परिवर्तन नजर आएगा? क्योंकि आप याद कीजिए कि उस समय कितनी सीटें मिली थी कांग्रेस को, मात्र 1 सोनिया गांधी जीत के आई थी। तो इसलिए भी राहुल गांधी हार गए थे। और क्या अब वो बढ़ोतरी वहाँ नजर आएगी? तो ये सारी बातें हैं। और इन सब के साथ एक पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, दूसरी पार्टी जो है वो अभी तक उस मोड में रहती है कि चलो इससे लोग थक जाएंगे तो हमको वोट दे ही देंगे। इस मोड में रहती आई है तमाम नेता। लेकिन उसमें एक नेता है जो आज सड़कों पे पिछले दिनों लगातार घूम रहा है और कल भी ये बात दोहरा रहा था मैं, आज फिर दोहरा देता हूं कि 7 सितंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के 7 सितंबर, ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिन बाद। तो वैसे में राहुल गांधी आज भी, इस वक्त भी फुटबॉल मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ साथ वहाँ युवाओं से मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। जगह का नाम है लद्दाख, लेह, और अभी 25 तारीख तक रहना है। तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रामेश्वर एक सब्जी वाला है, वो राहुल गांधी से क्यों मिलने की इच्छा जता रहा है? कई कुली जो हैं वो क्यों इच्छा जता रहे हैं कि राहुल गांधी से मुझे मिलना है? वो आनंद विहार टर्मिनल के रेलवे स्टेशन दिल्ली के कुली, और भी कई लोग हैं जो क्यों इच्छा जता रहे हैं। तो ये 2 पैरेलल राजनीति चल रही है। इस राजनीति को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपके सामने रख रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव बहुत मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। उनके खिलाफ अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है कि इनको आप फिर से अंदर कर दीजिए, क्योंकि जिन शर्तों पे ये बाहर आए थे उन शर्तों का वो उल्लंघन कर रहे हैं, वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से भी
सत्ता पक्ष डरती हुई दिखाई दे रही है। एक अकेला गांधी परिवार के अलावा कोई आदमी है, कोई राजनेता है जो अभी तक टूटा नहीं, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। विपक्ष की बात कर रहा हूं, तो इसलिए ये तमाम पहलुओं को यहां सामने रख रहा हूं। अब आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। इन सारी बातों को, सुनील शुक्ला जी हैं हमारे साथ, इन सारी बातों को इसलिए यहां रख रहा था कि यहां से जरा राजनीति को समझना आसान होगा। अब यहां से आपसे समझना चाहता हूं, आपका विश्लेषण चाहता हूं कि किस दिशा में यहां से राजनीति को आगे बढ़ते हुए हम देखें। मुझे लगता है कि जो रामेश्वर की हम लोग वीडियो की बात कर रहे हैं, ये जो आज वीडियो हम आपने दिखाया है, कांग्रेस अपने आप प्रदर्शित कर रही है, रामेश्वर का वह वीडियो समाज पे ज्यादा असर डाला जब रामेश्वर ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, बिना यह जाने कि मैं किससे बात कर रहा हूं। और जब एक मीडिया के प्रतिनिधि से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा क्या मेरी राहुल गांधी से, राहुल सर से मेरी बात हो सकती है। वह एक ऐसी मुलाकात थी जो यह लोगों को लगा कि आखिर ये कौन से कारक हो सकते हैं कि एक सामान्य सा व्यक्ति एक ऐसे नेता से मिलना चाहता है जो सरकार में नहीं, विरोध पक्ष की राजनीति करता है, विपक्ष का नेता है। उसने समाज से बहुत ज्यादा असर डाला, बाकी तो है सही है। और उसने एक संदेश दिया कि राहुल गांधी की स्वीकृति आम आदमी में कितनी बड़ी है और राहुल गांधी का जो पब्लिक कनेक्ट का अपना अभियान है वो कितना सार्थक हुआ है, कितना उसका असर पड़ा है। जो बात हम लोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी के चुनाव की बात, उसमें मुझे लगता है कि ये याद रखिए कि समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस के साथ रही है रायबरेली और अमेठी में। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है हाल के वर्षों में जब समाजवादी पार्टी के सभी यहाँ मैंने कभी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस के साथ रहा है दोनों संसदीय क्षेत्रों में। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ेंगे नहीं, और वो चुनाव लड़ेंगे, वायनाड से भी लड़े, लेकिन राहुल गांधी अपनी संसदीय से छोड़ेंगे नहीं। और उनकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में इसलिए ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है लोकसभा के चुनाव के लिहाज से, और राहुल गांधी की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में जो इंडिया दल समूह के नेता और कार्यकर्ता हैं उनको ताकत देगी, और उनकी उपस्थिति मुझे लगता है कि आवश्यक है। दूसरी बात है कि आप बिल्कुल कहना सही है दीपक जी का कि अगर प्रियंका गांधी बनारस में लड़ती हैं तो आप मोदी जी को भी वहां बांध लेंगे। अगर मोदी जी के यह उतना निर्द्वंद नहीं रहेंगे, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है अपने प्रचार के लिए। एक बड़ा दल है वो, और बड़े संख्या में उनके पास नेता है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट में प्रचार करने वाले नेताओं में जो जिनका आकर्षण है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद तीसरा नाम लेने में दिक्कत होती है। आखिर कौन सा व्यक्ति इसका असर पड़ेगा। हिंदी बेल्ट के राज्य हैं और नेता हैं, लेकिन जितनी इनकी अपील है। दूसरी चीज है कि ये सही है आपका कहना कि मोदी 2014 में जब मोदी चुनाव बनारस से लड़ने आए थे तो वो अभी दो संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे, एक गुजरात में मेरे से बड़ोदरा और वाराणसी, दोनों संसदीय क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2019 का चुनाव के उन्होंने अकेले बनारस से चुनाव लड़ा। बावजूद इसके मुझे लगता है कि उनकी उपस्थिति जो बनारस में है, क्योंकि पार्टी मजबूत पार्टी, संगठन उसका बहुत मजबूत है, और बनारस पर परंपरागत कोई चुनाव हारने के लिए तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हैं, बहुत सारे लोग चुनाव हारे हैं, चंद्रशेखर जी चुनाव हार गए थे। चुनाव हारना जितना वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के दौर में कोई ये स्थिति नहीं है कि आपको ये लगे कि या हम और आप आकलन निकाल लें कि मोदी के खिलाफ कोई बनारस में माहौल है। एक इस सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल है, और उस राजनीतिक माहौल को बनाने में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। चुनावी मैदान में मैं मीनू जी की बात से विनम्रतापूर्वक थोड़ा सहमत हूं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव न लड़ने की बात वो उतना तार्किक नहीं है जितना चुनावी मैदान में उनके बने रहने का असर होगा। और उन दोनों इनके राहुल गांधी के चुनावी मैदान में बने रहने का असर ये होगा कि जो इंडिया दल समूह के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और सरकार के खिलाफ एक मुहिम है, जो धार राहुल गांधी ने दी है वह धार और तेज होगी, और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती बनी रहेगी। जो जन स्वीकृति बढ़ाई है राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से, वह और तेज होता चला जाएगा चुनाव के दौरान, जैसे जैसे चुनाव तेज होगा।
और दूसरी चीज ये है कि विपक्षी दलों के लोगों को जो और भी दल इधर छिटके उठके हैं, मुझे लगता है कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद एक विपक्षी दलों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया और तेज होगी, और जिससे मायावती जी ने एक घोषणा कर रखी है कि विधानसभा चुनाव के बाद वो फैसला लेंगे कि उनको क्या करना है। इसके अलावा केसीआर साहब जो अभी ये सोच रहे हैं कि वो कहाँ जाए। ये दो महत्वपूर्ण नेता हैं, दो राजनीतिक दल हैं और दो महत्वपूर्ण नेता हैं जिनके बारे में अभी हो सकता है कि चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है। इन तमाम हालातों में राहुल गांधी का चुनावी राजनीति में बने रहना बहुत जरूरी है। चुनावी राजनीति में जब आप बने होते हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थक दलों के बीच में बहुत उत्साह बढ़ाते हैं। इन तमाम तथ्यों के बावजूद मैं इससे सहमत हूं कि प्रियंका गांधी को बनारस के से चुनाव लड़ने से आसपास के जिलों में कोई असर पड़ेगा, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो भदोही हो, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो गाजीपुर हो। ये इंडिया दल समूह इन तमाम विधान संसदीय क्षेत्रों में दबाव डालेगा, लेकिन एक संसदीय क्षेत्र में सिमटे रहने से उतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर उनके सभी अधिकांश संसदीय क्षेत्रों में सक्रियता का असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इंडिया दल समूह का कि बंबई के बैठक के बाद जो राजनीतिक आक्रामकता है सत्तारूढ़ दल के खिलाफ और बढ़ेगा, और उसमें राहुल गांधी की भूमिका भी और तेज होती चली जाएगी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की भूमिका बिल्कुल, और वो भी अभी जो मीटिंग है मुंबई में, उस मीटिंग के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा, क्योंकि उस मीटिंग में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का मुखिया कौन होगा वो उसके नाम की घोषणा हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन वहाँ सक्रिय रूप से ऊपर रहेंगे, अपनी बात वो भी होगा। बहुत रणनीति अभी तय होनी है उस बैठक में, 31 और 1 सितंबर को जो बैठक है। लेकिन मीनू जी, आपसे भी वही सवाल कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर अलग अलग सपाट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ और एक चीज़ और भी है, 31 तारीख और 1 तारीख को, खासकर 1 तारीख को जो मीटिंग है 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की, उस मीटिंग के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा। लेकिन वहाँ से पहले राहुल गांधी की रणनीति पर हम बात कर रहे हैं, उनकी राजनीति पे बात कर रहे हैं। एक बहुत ही मजबूत उनका जो पक्ष है लोगों के बीच जाना, चाहे कोरोना काल में भी वो चलते थे, ऐसा नहीं है कि साल भर से ही चल रहे हैं, कोरोना काल में भी वो दिल्ली की सड़कों पे निकल करके और मजदूरों से मिलने निकल गए थे, आप याद कीजिए। तो वो जो राजनीति है, उस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम भी है। उस राजनीति को कांग्रेस कितना प्रचारित प्रसारित करे, ये काम भी है। लगता है आपको कि वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है? जी हाँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस का मीडिया सेल, उसमें सोशल मीडिया भी है और मेन मीडिया सेल भी जो है, जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। हर एक इवेंट को या हर एक जो भी राहुल गांधी की जो भेंट है, लोगों से मिल रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, हर एक को उन्होंने काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है लोगों के कंजम्पशन के लिए। और देखिए, अगर नहीं लोगों को मिलता देखने के लिए तो कैसे पता चलता कि किसान उनके घर खाना खाने आए हैं, या रामेश्वर जो सब्जी वाले हैं उनके यहाँ वो उनके घर में खाना खाए और राहुल गांधी खुद परोस रहे हैं खाना। तो ये चीजें बड़ी दिल को छू लेने वाली चीजें होती हैं, और इनको जितना तरह से देखिए, एक ह्यूमन टच है पॉलिटिक्स में, जो इस देश की पॉलिटिक्स जो है उससे वंचित रह गई थी। आप देखेंगे उसमें रामेश्वर जो है, रामेश्वर को इंटिमिडेट नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। मतलब रामेश्वर जो है राहुल गांधी को देख के घबरा नहीं जाते हैं, या सिकुड़ नहीं जाते हैं, सिमट नहीं जाते हैं, वो और मुखर हो जाते हैं, उनको बोलने का विश्वास देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं राहुल गांधी अपने तौर तरीके से। उसको ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नेता मेरे सामने इतना, ये इसके घर में मैं आके बैठा हूं। वो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ उनके साथ बात करते हैं, और बल्कि बहुत अच्छे से बोल रहे हैं रामेश्वर। उनको ये लगता है कि वास्तव में एक मसीहा मेरे सामने आ गया है। तो जो और कुलियों की बात आपने की कि कुली भी जाहिर कर रहे हैं इच्छा, तो वो जो ये वंचित और जो हाशिए पे पड़ा हुआ तबका है, उनको लगता है कि अब हमारी बात करने वाला, हमसे मिलने जुलने वाला एक कोई मसीहा सामने है। तो क्यों नहीं, देखिए राजनीति है तो क्यों नहीं इसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस की जो सेल है वो
काफी अच्छी तरीके से इसको पॉपुलराइज कर रहा है और देखा भी जा रहा है और लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर देश की राजनीति करवट बदल रही है और इसी तरह की राजनीति अगर देश को चाहिए, देखिए जो पब्लिक जनरल, अब क्या हो गया था पिछले 8-10 सालों में कि पब्लिक से दूर रहने वाला और लोगों को भयाक्रांत करने वाला, खौफ पैदा करने वाला, मतलब अपने जो उसके साथी नेता हैं वो ही खौफजदा रहते हैं उस नेता से, तो जो सेंटर में है इस वक्त सत्ता पे काबिज। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक छोटा सा मामूली सा इंसान जिसको कहा जाता है हमारे समाज में कि सब्जी वाला भी राहुल गांधी के साथ बैठा है, उसको खुद खाना परोस रहे, उसका परिवार है, सब एक अजीब सा माहौल है जो कि लोगों के दिलों को छू रहा है। तो अगर राजनीति ये चाहती है, इस देश की जनता ये चाहती है कि एक सहृदय नेता, संवेदनशील नेता हो, तो डेफिनेटली राहुल गांधी को इस तरह के इंटरेक्शंस बहुत करने चाहिए। हो सकता है किसी दिन आपके इस स्टूडियो में नॉक करके आ जाए और हम सबके लिए एक सरप्राइज हो, क्या मालूम कहाँ आ जाए राहुल गांधी। तो ये एक बड़ा लोगों को जिनको इस तरीके से मिलन हो रहा है, जिनका भेंट हो रही है, उनके लिए बड़ा सुखद है। हमें ही बड़ा अच्छा लग रहा है ये वीडियो देख के, जो उसमें मोमेंट्स है, कई तो बड़े टचिंग मोमेंट्स हैं उस वीडियो में। तो ये जो राजनीति है, अगर ये राजनीति इस तरफ करवट ले रही है और इस देश की राजनीति ज्यादा मानवीयता के पुट को चाहती है नेताओं की तरफ से, तो मेरे ख्याल से इसका इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कांग्रेस को करना चाहिए। देखिए ये इस चीज का भी द्योतक है कि देश की जो जनता है, जो जिनके लिए 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो राशन दिया जा रहा है, उसको खाली राशन का थैला नहीं चाहिए, उसको उसके साथ एक ह्यूमन टच भी चाहिए। तो वो थैले, राशन का थैला क्या रामेश्वर के यहाँ नहीं मिलता जाता होगा, रामेश्वर को भी मिलता होगा थैला, लेकिन वो थैले से टच नहीं है, उसको कुछ और चाहिए कि भाई मेरा जीवन, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो रामेश्वर जनता, इस देश की जनता, उस 80 करोड़ जनता का प्रतिनिधि है जिसको राशन का थैला मिल रहा है, 5 किलो राशन का। तो ये राजनीति अगर चल रही है और ये समझ में आ रहा है, जनता समझा रही है कांग्रेस को कि ये राजनीति कीजिए आप, तो मैं तो ये मानती हूं कि देखिए, एक तो ये रूरल तबके को टच कर रहे हैं राहुल गांधी, और एक जो पिछले दिनों डिबेट चली कि भाई किसका भाषण ज्यादा देखा गया, तो सोशल मीडिया पे अधिकतर अर्बन पॉपुलेशन है, और अगर अर्बन शहरी पॉपुलेशन ने इतना वीडियो देखा है तो ये कांग्रेस के पक्ष में जाती है बात, क्योंकि भाजपा, कहा जाता है कि भाजपा शहरी लोगों की पार्टी है, लेकिन वहां शहरी लोग किसको देख रहे हैं? मोदी को नहीं देख रहे हैं, वो इसको देख रहे हैं, राहुल गांधी को। इसी तरह जो दबा कुचला तबका है, वो मोदी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रहा है, वो राहुल गांधी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। तो दोनों तरफ एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली इसको और अच्छे तरीके से, और भी ज्यादा, राहुल गांधी जो इंटरेक्शन कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ। देखिए उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, और एक अकेला आदमी कहते हैं क्या क्या करेगा, तो कर रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि उनके साथ साथ जो रीजनल लीडर्स हैं उनको भी इसी तरीके से राहुल गांधी से प्रेरणा लेके इसी तरह जनता से अपना कनेक्ट बढ़ाना चाहिए। बहुत तरीके हैं राहुल गांधी से सीखी किस किस तरीके से जनता से आप मिल सकते हैं। जी राज, बिल्कुल बिल्कुल। शकील अख्तर जी, चूँकि कांग्रेस को आप कवर करते रहते हैं, आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि क्या उतनी, जैसे मीनू जी भी बता रही थी कि यहाँ राहुल गांधी एक वीडियो बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, कुछ लोग उसको दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, क्या उस मास में पहुंच पा रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, सबसे पहले आपने मीनू जी का जिक्र किया, तो मीनू जी के आशावाद की हम बहुत सराहना करते हैं कि किसी दिन राहुल गांधी नॉक करते हुए, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर राहुल गांधी किसी तरह से अकेले आ भी गए तो उनके पीछे आए हुए उनके लोग उन्हें पकड़ के वापस ले जाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले इतनी ही बड़ी 4000 किलोमीटर की 6 महीने की यात्रा दिग्विजय सिंह ने की थी। सबको मालूम है 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव से पहले, जिसके नतीजे में नर्मदा परिक्रमा जी, जिसके नतीजे में कांग्रेस ने 15 साल बाद मध्य प्रदेश जीता था। जब वो यात्रा शुरू हुई तो उससे जाने से पहले
राहुल गांधी अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो मिलके आए दिग्विजय सिंह, उनसे सोनिया गांधी जी से मिलके आए, परमिशन ली जैसी कि औपचारिक होती है। और जब यात्रा शुरू हो गई तो सब लोग कहते थे कि राहुल जी इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल का ऑफिस भी कहता था, राहुल के करीबी लोग भी कहते थे, और होना भी चाहिए था। इतनी बड़ी यात्रा थी, पहली हिंदुस्तान की, उसी के बराबर राहुल ने अपनी दूसरी यात्रा की है अभी ये। उस वक्त जब दिग्विजय सिंह जा रहे थे तो वो राहुल से ये कह के आए थे कि आपको भी ऐसी ही यात्रा पे निकलना चाहिए। मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ, लेकिन आपको भारत परिक्रमा करना चाहिए। खैर, तो वो 6 महीने की यात्रा दिग्विजय सिंह की पूरी हो गई। कांग्रेस के लोगों ने राहुल को 1 घंटे के लिए भी उस यात्रा में नहीं जाने दिया। पहले तय हुआ 3 दिन में के लिए जाएंगे, 2 दिन के लिए जाएंगे, 1 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए भी राहुल गांधी नर्मदा यात्रा में शामिल नहीं हुए। ये है कांग्रेस, इसका नाम। आशावाद बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब आशावाद रखते हैं, रखना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि गरीबों की ज़िंदगी में खुशहाली आए। वो काम कांग्रेस इसलिए कर सकती है, कांग्रेस की नीतियाँ ऐसी हैं, कांग्रेस के विचार और सिद्धांत ऐसे हैं। राहुल गांधी और ये परिवार जो है, इसके दिलों में जनता के लिए बहुत इज्जत है और बहुत जगह है, संवेदना है। लेकिन कांग्रेस के लोग वो ही हैं जिनसे सोनिया गांधी यूपीए के टाइम में 10 साल लगातार कहती रहीं, अपने सारे मंत्रियों से और कांग्रेस संगठन में बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारियों से, कि जनता के बीच जाओ, कार्यकर्ताओं से मिलो, मगर कोई नहीं गया। परिणाम 2014 में ऐसी हार हुई किसी को यकीन नहीं था। 44 सीटें, कम से कम 100 आना चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन खुद कांग्रेसियों ने इस बात को इंश्योर किया कि हम जो हैं 50 से नीचे पहुंचे, और उन्होंने पहुंचा दिया। देखिए, चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल हैं। कांग्रेस इस बात को समझने को तैयार बिल्कुल नहीं है कि उसका मुकाबला मोदी जी से है। मोदी जी जो है 1000 साल की बात कर रहे हैं, 50 साल की बात कर रहे हैं। 2047 का प्लान तैयार है, और समस्याएं जो हैं वो दूर हो सकती हैं, लेकिन उस समस्या को पहचाने कौन। अभी जिस वीडियो की बात कर रहे हैं राजीव जी, और राजीव जी ने हमेशा ही दिखाया है, इनके चैनल ने हमेशा ही दिखाया है, वो वीडियो दिखाया, तो उसमें रामेश्वर एक बात कह रहा है। अब कांग्रेस के कितने लोगों ने पकड़ी होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बताते हैं। वो कहता है कि मुझे ब्याज देना पड़ता है, ब्याज मुझे मारे डाल रहा है। लड़की की शादी के लिए, जितना हम सुन पाए, जल्दी में शायद बड़ी लड़की की शादी करी है उसने, उसके लिए उसे कर्ज उठाना पड़ा है मार्केट से, और उस पर वो कह रहा है कि ब्याज मारे डाल रहा है। तो अब हम यहाँ याद दिलाते हैं कि ये परिवार और कांग्रेस कैसे काम करती थी। इंदिरा गांधी ने सारे प्राइवेट साहूकारों के इस तरह के जो ब्याज पे ब्याज लेते हैं उन पर पाबंदी लगा दी थी जी। वेतन के दिन जो कहीं 1 तारीख होती है, कहीं 7 तारीख होती है, कहीं 10 तारीख होती है, जो वेतन खिड़की होती है उस पर साहूकार के आदमी खड़े रहते थे पहले कि आप तनख्वाह लेके निकलो। वो तनख्वाह जेब में डालते थे, कहते थे शाम को आना, अगले महीने का फिर से उधार ले जाना। शायद कोई एक फिल्म थी, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन से ऐसे ही पैसा छुड़ाने की कोई कोशिश करता है और अमिताभ बच्चन देने से इनकार करते हैं। कई फिल्मों में ऐसे दृश्य आए हैं जी। इंदिरा गांधी ने पाबंदी लगा दी थी प्राइवेट साहूकारों के ऊपर कि कोई भी गरीब आदमी से ब्याज नहीं लेगा। आज खुद रामेश्वर बता रहा है, इस वीडियो को फिर से लोगों को बार बार देखना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। इसी वीडियो के ऊपर एक 3 घंटे की फिल्म बन सकती है पूरी की पूरी, एक अच्छा प्रोड्यूसर बना सकता है। इसमें इतनी भावनाएं हैं, इतनी सच्चाई है, इतने रंग हैं इस वीडियो के अंदर। इन परिवार के 3 लोग 3 एकदम डिफरेंट भूमिका में हैं। जो रामेश्वर की पत्नी है, उसके अंदर एक महिला का कॉन्फिडेंस अलग नज़र आता है जो हिंदुस्तान की सारी महिलाओं में है। हिंदुस्तान की महिलाओं के अंदर एक गजब आत्मविश्वास होता है, उस आत्मविश्वास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, वो जो है राहुल और रामेश्वर जी हाथ से आराम से खा रहे हैं, और वो महिला बड़े आराम से फोक से लेके फ्रूट खा रही है। अपनी बेटी जब उसके पास जाके राहुल बुला लेते हैं, बाप बुला लेते हैं, बात करती है, वो उसे वापस बुला लेती है। उसकी आप मुस्कुराहट देखिए, उसमें क्या गजब का कॉन्फिडेंस है। ये आसान चीज़ें नहीं है ये।
ये समाज विज्ञान की भी चीज़ें हैं, मनोविज्ञान की भी चीज़ें हैं और जीवन के अनुभव की भी चीज़ें हैं। जिसने गाँवों को देखा हो, स्मॉल टाउन जिसे हम कहते हैं, कस्बे जिसे कहते हैं, उनको देखा हो, बड़े शहर देखे और महानगर देखे हो, क्या फ़र्क होता है, किस तरह लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, ये परिवार उसको समझता है। इसीलिए ये लोग नेहरू का इतना विरोध करते हैं। नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इनके अंदर प्रेम तो है ही गरीब के लिए, लेकिन वो एक समझ, जिसे बेसिक समझ कहते हैं, वो भी है कि हिंदुस्तान किस तरह का मुल्क है, किस तरह की यहाँ की जनता है, कितनी यहाँ विविधताएँ हैं। इसीलिए राहुल मणिपुर जाते हैं, इसीलिए 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो खैर बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लड़ाई को अगर कोई भावुक होकर ये सोचता है कि 2024 में बड़ी आसानी से मोदी जी को हरा देगा, तो वो चाहे कांग्रेसी हों, चाहे कांग्रेस के समर्थक हों, उन्हें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि राहुल गांधी कैसे मजबूत हों। ये सारी ताकत राहुल गांधी लगा रहे हैं और राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं उनकी ये बात समझ में आना चाहिए कि लड़ाई बहुत मुश्किल है। वो ये सोचते हैं कि जैसे 2004 में सोनिया जी चुनाव जीती थी और जैसे ही जीत के आई उन्होंने कहा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, लाइए सरकार हमको दीजिए, सरकार हम चलाएंगे, और मैडम ने सरकार उनको सौंप दी। कांग्रेसी फिर यही चाहते हैं, राहुल मेहनत करेंगे, इंडिया मेहनत करेगी, इंडिया मतलब 26 दलों का गठबंधन मेहनत करेगा और उसके बाद अधिकांश मंत्री तो इन्हीं के बनेंगे। जी बिल्कुल भाई साहब, इस तरह से ये देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इस बात को कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दल जो 26 दलों का गठबंधन है बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। राहुल की अकेले की मेहनत बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है, लेकिन वो एक अकेली मेहनत जो है, ये अभिमन्यु भी अकेले ने चक्रव्यूह तोड़ लिया था जी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाए थे। आज की तारीख में टीम चाहिए पूरी की पूरी उसके लिए। तो आज की इस बात को हम यहीं अपनी तरफ से ख़त्म करते हैं कि लड़ाई बहुत मुश्किल है और इस मुश्किल लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत समझदारी से, बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। वो कांग्रेस कितना कर पाती है, यही आगे की ये देखने की बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो 2014 और 2019 के चुनावों और बाकी चुनावों में भी आप लोग देख चुके होंगे, और इसलिए जिस तरफ का इशारा यहाँ शकील अख्तर जी का है, उस इशारे को कांग्रेस के लोगों को समझना होगा कि आखिर लड़ाई ऐसा नहीं है कि जीती नहीं जा सकती। कोई भी लड़ाई उसमें एक की जीत होती है, एक की हार होती है, लेकिन यहाँ जीत और हार तय करने के लिए, अपनी लड़ाई को जीत में तब्दील करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और अगर टीम लीडर ही सिर्फ मेहनत कर रहा हो और टीम के बाकी लोग मेहनत न करें तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। फिर टीम लीडर अकेला क्या करे। क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं संजय जी आपसे। संजय जी, कैसे देखा जाए यहाँ से? बहुत कुछ हम लोग चर्चा में आज बहुत अलग अलग आयाम बिल्कुल उस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, लेकिन समझना यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि राहुल गांधी की राजनीति में अब जो कुछ भी सामने हम देख रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू हमें जो दिखाई देता है वो ये है कि राहुल लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी के लोगों से मिलने से काम नहीं चलने वाला। आप तमाम साथी इस बात से सहमत हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी की रणनीति है, उस रणनीति को भी दोनों को समेटते हुए क्लोजिंग कमेंट आपसे। बिल्कुल, बीजेपी की रणनीति जो है वो जारी है और उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे काम चल रहा है और वो वैसे ही है, उसी रफ्तार से है, उन्हीं तर्कों और कुतर्कों के साथ है, वो अपनी जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को समझना होगा, उसी तरह से मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी जीत जाएगी तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी नहीं जीत रही और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर कार्यकर्ताओं को बीजेपी के वोट मिलने से या बीजेपी की सरकार बनने से मुझे नहीं लगता कि कुछ मिला है। मैंने ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों को तो मिला ही है। तो इस हिसाब से लोग बीजेपी के लोग भी समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है और देश का क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के लोग नहीं समझ रहे हैं, तो एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस के लोग नहीं समझ रहे हैं,
लेकिन बीजेपी के लोग अगर समझे तो वो कम नहीं है। जैसे अभी शकील जी ने कहा कि साहूकार से कर्ज, हमारे मोहल्ले में लेमिनेट करा के लगा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड पे कर्ज लीजिए 2% ब्याज पे। मतलब साहूकार का कर्ज तो नहीं मिल रहा है और क्रेडिट कार्ड पे लोग कर्ज दिलवा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पे 2% अगर कर्ज पे अगर कोई कर्ज ले रहा है तो वो जीवन भर नहीं चुका पाएगा और जीवन भर नहीं चुकेगा, और बैंक अगर देगा तो वसूल भी लेगा, क्योंकि बैंक छोटे लोगों से तो कर्ज वसूल भी लेता है। तो ये स्थिति है। तो जो समझ रहा है, जो भोग रहा है, वो कैसे सरकार का माने इस सरकार का समर्थन करेगा या इस पार्टी का करेगा? पार्टी का एक सेकंड के लिए समर्थन किया जा सकता है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, और दूसरे मैंने और भी लोग कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बदल दिया जाए तो मुकाबला हो सकता है। नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहते हुए मुकाबला नहीं है, एक। और दूसरा, इधर से अगर हम लोग अगर इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट नहीं घोषित किया है या नहीं करता है, तो राहुल गांधी को जो बदनाम किया गया था या जो डैमेज किया गया था उसका नुकसान नहीं होगा। तो दोनों मिला के मुझे लगता है कि स्थिति अच्छी है। बेशक जीतना हारना तो अपनी जगह है। अभी आज ही मैं एक पढ़ रहा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये कि अगर बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो अभी तक मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना किया है वो खत्म हो जाएगा और सारे मामले खत्म हो जाएंगे। सवाल यह है कि मोदी जी ने किया क्या है? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन प्रचारित तो यही किया जा रहा है कि मोदी जी ने जो किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसलिए सब लोग गैंगअप हो गए हैं और मोदी जी को हराने के लिए लगे हुए हैं, और ताकि ये मामले जो मोदी जी ने शुरू किए थे वो सब खत्म ना हो जाए और सबको सजा हो जाए। तो जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक लोग नहीं समझ रहे हैं, अब लोग समझने लगे हैं कि 15 साल में क्या हुआ क्या मिला। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्थिति पहले की जैसी नहीं है, और 2019 से तो काफी स्थिति बदली हुई है। और जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि पुलवामा, तो अब लोग समझ गए कि पुलवामा जैसा कुछ होगा तो भी वो क्या होगा। तो इसलिए स्थिति बेहतर है। बेशक कांग्रेस के लोगों को समझने की जरूरत है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के लोग भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो नहीं समझे, क्योंकि नुकसान ऐसा नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी या नरेंद्र मोदी फ्री प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो राहुल गांधी को नुकसान होगा। नुकसान देश का है और एक एक व्यक्ति का है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो पॉलिटिकली एक्टिव है वो इसको नहीं समझ रहा होगा कि मोदी जी को हारना कितना जरूरी है या बीजेपी को हारना कितना जरूरी है। इसलिए उसका फायदा मिलेगा और चीजें स्पष्ट होंगी। अभी विधानसभा का चुनाव हो जाए, उसके बाद चीजें काफी स्पष्ट हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो देखा जाए। बिल्कुल, आने वाला वक्त बताएगा कैसे क्या स्पष्ट होती हैं, कहाँ कौन सी चीज़ें जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की राजनीति जो चल रही है, उनकी जो रणनीति चल रही है, उस रणनीति पर खुद कांग्रेस के लोग कितना अमल करते हैं, राहुल गांधी को कितना साथ मिलता है लोगों का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दूसरा पक्ष यानी कि मोदी जी का जो पक्ष है यानी बीजेपी जो है वो किस कदर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको कैसे चुनौती देती हुई यहाँ विपक्षी पार्टियां नज़र आती हैं। 26 दलों का जो गठबंधन है वो कैसे चुनौती दे रही है, ये सब बातें यहाँ हम लोग आने वाले समय में भी इस पर चर्चा करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संजय कुमार सिंह साहब क्लोजिंग कमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, सुनील शुक्ला जी, शकील अख्तर जी इधर हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और साथ में मीनू जैन जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबको बहुत